नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन साथ ही बहुत गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल बुनियादी है पर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हाँ बिल्कुल। सवाल ये कि आखिर कौन भारतीय है और इस सवाल का जवाब हमारे संविधान में कैसे लिखा गया है। और देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है ना? ये हमारी पहचान से जुड़ा है। इसकी कहानी सीधे भारत के जन्म के साथ शुरू होती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे संविधान के भाग 2 पर ले जाते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक। हाँ, जहाँ नागरिकता की पूरी रूपरेखा दी गई है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन कानूनी अनुच्छेदों के पीछे की सोच को समझें। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये उस दौर की कहानी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है एकल नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं या तमिलनाडु के या गुजरात के, लेकिन आपकी नागरिकता सिर्फ एक है, भारतीय। हाँ, सिर्फ भारतीय। अमेरिका की तरह नहीं, जहां आपके पास अमेरिकी नागरिकता के साथ साथ मान लीजिए कैलिफोर्निया या टेक्सास की राज्य नागरिकता भी होती है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों चुना? दोहरी नागरिकता क्यों नहीं? इसे उस समय के भारत के संदर्भ में देखना होगा। सोचिए, 500 से ज्यादा रियासतें भारत में शामिल हो रही थीं। सबकी अपनी पहचान, अपनी वफादारी। बिल्कुल, भाषा संस्कृति के आधार पर भी गहरी पहचान थी। ऐसे में संविधान बनाने वालों को एक डर था। कैसा डर? डर ये कि अगर दोहरी नागरिकता होती तो मैं हैदराबादी पहले हूँ या मैं राजस्थानी पहले हूँ वाली भावना, वो मैं भारतीय हूँ पर हावी हो सकती थी। अच्छा। तो एकल नागरिकता सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि अलग अलग पहचानों को भारतीयता के एक धागे में पिरोने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। ये एक राष्ट्र बनाने का प्रोजेक्ट था। वाह! इस नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का औजार था। तो चलिए इसी बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, उस दिन ग्राउंड जीरो पर कौन भारत का नागरिक बना? हाँ, यहीं से अनुच्छेद 5 की कहानी शुरू होती है। अनुच्छेद 5 ने एक शुरुआती रेखा खींची। उसने कहा कि उस दिन कौन कौन भारतीय माना जाएगा। इसके लिए 3 मुख्य शर्तें थीं। 3 शर्तें? हाँ, और किसी एक को पूरा करना जरूरी था। क्या थीं वो शर्तें? पहली, आपका जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो, सीधी और सरल बात। ठीक है। दूसरी, अगर आपका जन्म बाहर भी हुआ हो तो आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। या तीसरी, आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहे हो। ये तो काफी सीधा लगता है, लेकिन मुझे याद है स्रोत में एक और पेज का जिक्र था, डोमिसाइल यानी अधिवास। ये क्या है? क्या ये सिर्फ रहने से ज्यादा है? बहुत अच्छा सवाल है। डोमिसाइल सिर्फ आपका पता नहीं है, ये एक कानूनी अवधारणा है। मतलब? इसका मतलब है कि आप न सिर्फ भारत में रह रहे हैं, बल्कि आपका इरादा भी भारत को अपना स्थायी घर बनाने का है। आप यहाँ से कहीं और जाने का इरादा नहीं रखते। तो ये इरादे की बात है। हाँ, तो अनुच्छेद 5 के लिए उन 3 शर्तों में से एक के साथ आपका भारत पे डोमिसाइल होना भी अनिवार्य था। ये सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं, आपकी नीयत को भी परखता था। समझ गया। तो अनुच्छेद 5 ने एक आधार बना दिया, लेकिन भारत का जन्म वो शांतिपूर्ण नहीं था। इसके साथ इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक जुड़ी है, विभाजन। लाखों लोग सरहद के आर पार जा रहे थे। तो कानून ने इस मानवीय भूचाल को कैसे संभाला? यहीं पर अनुच्छेद 6 और 7 तस्वीर में आते हैं। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये उस दर्द और उथल पुथल का दस्तावेज है। अनुच्छेद 6 उन लोगों के बारे में है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए। और यहाँ एक तारीख बहुत जरूरी हो जाती है, 19 जुलाई 1948। एक मिनट, मतलब सिर्फ एक तारीख 19 जुलाई 1948 ये तय कर रही थी कि आप आसानी से नागरिक बनेंगे या आपको महीनों तक इंतजार और रजिस्ट्रेशन करना होगा। हाँ, ये तो हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल रहा होगा। बिल्कुल। और ये कोई मनमानी तारीख नहीं थी। इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था, ताकि आने जाने को नियंत्रित किया जा सके। अच्छा, तो कानून ने 2 रास्ते बनाए। हाँ, जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए थे उन्हें स्वतः नागरिक मान लिया गया, बशर्ते वे या उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। और जो इस तारीख को या उसके बाद आए, उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग थी।
उन्हें एक अधिकारी के पास जाकर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता था। और एक शर्त भी थी। हाँ, आवेदन करने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि जो लोग आ रहे हैं वो सच में यहीं बसने का इरादा रखते हैं। ये उस समय की अराजकता को एक तरह से व्यवस्थित करने का एक मानवीय प्रयास था। तो ये तो हुई उन लोगों की बात जो पाकिस्तान से भारत आए, लेकिन उन लोगों का क्या जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे? यहीं पर अनुच्छेद 7 आता है ना? हाँ, और ये भी एक और महत्वपूर्ण तारीख के इर्द गिर्द घूमता है, 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947। हाँ, ये वो समय था जब विभाजन की तस्वीर लगभग साफ होने लगी थी और बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया था। तो नियम क्या था? नियम सीधा था, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से, जो आज का पाकिस्तान है, उस क्षेत्र में चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तर्क ये था कि उन्होंने अपनी पसंद जाहिर कर दी। हाँ, लेकिन वो दौर तो बहुत भ्रम और दबाव का था। क्या हो अगर किसी ने डर में या मजबूरी में फैसला किया हो और बाद में लौटना चाहे? क्या कानून इतना कठोर था? नहीं, और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। इसमें एक अपवाद था। एक अपवाद। हाँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति पुनर्वास यानी रीसेटलमेंट के लिए एक आधिकारिक परमिट लेकर भारत वापस लौट आता तो उसे नागरिकता मिल सकती थी। अच्छा। लेकिन फिर उसे अनुच्छेद 6 के दूसरे हिस्से की तरह माना जाता, मतलब उसे भी कम से कम 6 महीने भारत में रहकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। ये दिखाता है कि कानून निर्माताओं ने उस समय की मानवीय जटिलताओं को समझा था। तो ये तो हुई उन लोगों की बात जो सरहद के इस पार या उस पार थे, लेकिन उन लाखों भारतीयों का क्या जो उस समय दुनिया के दूसरे कोनों में बसे थे? अफ्रीका में, कैरिबियन में, ब्रिटेन में? क्या संविधान ने उन्हें भुला दिया था? हाँ, यही सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं भुला था। अनुच्छेद 8 उन्हीं लोगों के लिए था। अच्छा। इसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, लेकिन वो खुद किसी दूसरे देश में रह रहा है, तो वो उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास में जाकर खुद को एक भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करा सकता है। ये दिखाता है कि भारतीयता की अवधारणा सिर्फ भूगोल से नहीं बल्कि वंश और जड़ों से भी जुड़ी थी। ये दिलचस्प है। मतलब आपकी जड़ें आपको नागरिकता का हक दे सकती थी, भले ही आप देश में ना हो। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, अगर आप दूसरे देश में रह रहे हैं और वहां की नागरिकता ले लेते हैं, तब क्या होगा? और आपका ये सवाल हमें सीधे अनुच्छेद 9 पर ले आता है, जो एकल नागरिकता के सिद्धांत पर मोहर लगाता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही स्पष्ट और बिना किसी लाग लपेट के कहता है, अगर किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता तत्काल समाप्त हो जाएगी। हाँ, कोई अगर मगर नहीं। ये तो आज के ग्लोबल दौर में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। कई लोग तर्क देते हैं कि अगर कोई भारतीय बाहर जाके सफल होता है और दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसे अपनी जड़ों से क्यों काट दिया जाए? सही बात है। क्या ये नियम आज भी उतना ही प्रासंगिक है? ये एक वैध बहस है, लेकिन उस समय की सोच ये थी कि निष्ठा वो अविभाजित होनी चाहिए। आप एक ही समय में 2 देशों के प्रति पूरी तरह वफादार नहीं हो सकते। ये उसी राष्ट्र निर्माण की सोच से जुड़ा था। बिल्कुल, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। आज भले ही OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जैसी योजनाएं हैं जो कुछ अधिकार देती हैं, लेकिन वो दोहरी नागरिकता नहीं है। अनुच्छेद 9 आज भी लागू है। ठीक है, तो एक बार जब किसी को इन शुरुआती अनुच्छेदों के तहत नागरिकता मिल गई, तो क्या वो स्थायी थी? क्या सरकार उसे कभी भी छीन सकती थी? इसके लिए अनुच्छेद 10 है। ये एक तरह का आश्वासन है। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो बना रहेगा। लेकिन एक लेकिन है। हाँ, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा। हाँ, मतलब नागरिकता का अधिकार तो है, लेकिन वो असीमित नहीं है। सही। संसद उस पर कानून बना सकती है। और यहीं से हम शायद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे पहुंचते हैं ना, अनुच्छेद 11। बिल्कुल, अनुच्छेद 11 भविष्य की कुंजी है। इसे मास्टर की कह सकते हैं। मास्टर की? हाँ, देखिए, अनुच्छेद 5 से 10 तक के नियम ज्यादातर 26 जनवरी 1950 की स्थिति से निपट रहे थे। वो एक खास समय के लिए थे, एक ऐतिहासिक जरूरत। लेकिन भविष्य का क्या? दुनिया बदलेगी, हालात बदलेंगे। तो अनुच्छेद 11 ने ये सारी शक्ति भारत की संसद को दे दी। किस तरह की शक्ति? नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की पूरी और अंतिम शक्ति।
नागरिकता कैसे दी जाएगी, कैसे समाप्त की जाएगी, उससे जुड़े सारे नियम कानून बनाने का अधिकार। हाँ, इसका मतलब है कि संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के नियमों को पत्थर की लकीर नहीं बनाया। वे जानते थे कि भविष्य की जरूरतें अलग होंगी और उन्होंने ये जिम्मेदारी भविष्य की चुनी हुई सरकारों पर यानी संसद पर छोड़ दी। और संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया भी। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का इस्तेमाल करके नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। सही कहा। और आज की तारीख में भारत में नागरिकता के ज्यादातर मामले इसी 1955 के कानून और उसमें हुए संशोधनों से तय होते हैं, न कि सीधे संविधान के उन शुरुआती अनुच्छेदों से। हाँ, वो तो नींव थे। इमारत तो इस कानून ने खड़ी की। तो ये 1955 का कानून क्या कहता है? नागरिकता पाने के क्या तरीके बताता है? ये कानून मुख्य रूप से 5 तरीके बताता है। पहला, जन्म से, बाय बर्थ। ठीक है। दूसरा, वंश से, बाय डिसेंट, यानी अगर आपके माता पिता भारतीय हैं। तीसरा, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, जो कुछ खास श्रेणियों के लोगों के लिए है। और चौथा? चौथा, प्राकृतिकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन, जब कोई विदेशी नागरिक कुछ शर्तें पूरी करके भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करता है। जैसे प्रकृतिकरण का कोई उदाहरण? इसका असल में मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत में 12 साल से ज्यादा समय से रह रहा है, भारतीय भाषाओं में से किसी एक को जानता है, उसका चरित्र अच्छा है और वो भारत में ही बसना चाहता है, तो वो आवेदन कर सकता है? हाँ, वो प्राकृतिकरण के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। और 5वां तरीका है किसी नए क्षेत्र का भारत में शामिल होना। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में न्यायपालिका का रुख भी बहुत स्पष्ट रहा है। 1969 के स्टेट ऑफ यूपी बनाम शाह मोहम्मद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि नागरिकता के विषय में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि है। ये अनुच्छेद 11 की शक्ति पर एक न्यायिक मोहर थी। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरी गहरी बातचीत को समेटते हैं। अगर हमें मुख्य टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे? मुझे लगता है 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली, भारत की बुनियाद एकल नागरिकता पर रखी गई थी। ये एक राजनीतिक मजबूरी और एक राष्ट्र बनाने का सपना दोनों था। दूसरी बात, संविधान के शुरुआती अनुच्छेद मतलब 5 से 8 वो एक तरह से टाइम कैप्सूल थे। हाँ, अच्छा शब्द है। वे विभाजन के जख्मों को भरने और उस समय की असाधारण स्थिति को संभालने के लिए बनाए गए थे। एक ऐतिहासिक जरूरत थे। और तीसरी और आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, नागरिकता के नियम स्थिर नहीं हैं। अनुच्छेद 11 के जरिए संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो समय और जरूरतों के हिसाब से इन नियमों को बदल सके। नागरिकता एक गतिशील अवधारणा है। हाँ, एक जीती जागती बदलती हुई अवधारणा। इसे अगर एक त्वरित पुनरीक्षण तालिका के रूप में देखें तो संविधान के शुरू में कौन नागरिक था? अनुच्छेद 6 और 7, विभाजन का मानवीय लेखा जोखा। विदेश में बसे भारतीयों के लिए एक खिड़की, जो नागरिकता पर कानून बनाने की सारी शक्ति संसद को देता है। यह एक बेहतरीन सारांश है। ये दिखाता है कि कैसे संविधान ने एक मजबूत नींव रखी, लेकिन भविष्य के लिए लचीलापन भी बनाए रखा। आज की ये गहरी पड़ताल भारतीय नागरिकता की कानूनी संरचना को वाकई स्पष्ट करती है।